तो बच्चों हमने एक पैराग्राफ को स्टडी किया था ए लेटर टू गॉड लेसन में। तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सभी बच्चे बहुत ही गौर से एक एक मीनिंग पे फोकस करते चलेंगे, जिससे कोई भी मीनिंग में डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओमैन, ओमैन माने वैसे महिला या औरत होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लेंचो अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हैं कि उसने अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। कहा श्रीमती जी या फिर पत्नी श्री जी, ऐसा भी कह सकते हो। तो कहने लगा कि नाउ, अब, वी आर गोइंग, यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगी है, ए यहाँ पर अंडरस्टूड है, छिप गया है एपोस्ट्रॉफी के कारण, राइट। ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं बच्चों एपोस्ट्रॉफी, और जहां भी ये लगता है वहां पे एक या दो अक्षर गायब कर देता है। इसको आप मगरमच्छ समझ लीजिए, निगल जाता है, राइट। तो यहाँ पे ए छिपा है, तो ये वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। उसने कहा कि पत्नी जी अब हमको सचमुच, रियली मीन्स वास्तव में, सचमुच कुछ न कुछ अब पानी मिल जाएगा। आप पीछे हमने पढ़ा था कि इसकी फसल को सिंचाई की जरूरत थी, और जब उसको आसमान में बादल आते नजर आए तो ये प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि अब हमें कुछ न कुछ पानी अवश्य ही मिल जाएगा, राइट। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो द वुमन, उसकी जो पत्नी थी, हु मीन्स यहाँ पर कौन नहीं कहोगे, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। यहाँ पर यह एक कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। वास्तव में आपसे अगर ऐसा पूछे क्या है, तो आप ये बता सकते हो कंजंक्शन है। और ये फिर क्या, इसको ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे? यह एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि महिला के लिए यूज किया गया है। ओके, तो महिला जो थी या उसकी पत्नी जो थी, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, सपर रात्रि का भोजन, सबके लिए वो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी यानी पका रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, कहा हाँ, गॉड विलिंग, यस मीन्स हाँ, और कहने गॉड विलिंग, जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसा होगा, राइट। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज, जो उनमें थोड़ा बड़े थे, वो अपने पिताजी के साथ काम करने भाई खेत में जाते हैं। जैसे आपके घर में जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने पापा के साथ खेतों में काम करने जाते हैं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो जाते ना, वो खेलते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी था। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उम्र में थोड़ा बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, उसी समय पर, ठीक उसी समय पर, द स्मॉलर वंस, जो घर के छोटे छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वे घर के एकदम पास में ही खेल रहे थे। अनटिल, तब तक खेलते रहे, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने यानी लेंचो की वाइफ ने, पत्नी ने उन सभी बच्चों को पुकारा नहीं, राइट। कहने लगी कम फॉर डिनर, अपने बच्चों को पुकार लगाई और कहा कि आओ और खाना खा लो, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि खाने का समय था, सभी लोग आ गए और खाना परोसा गया होगा, तो बस खाने ही वाले थे। लेकिन जस्ट एज, ठीक तभी, जस्ट एज ठीक तभी, उसी समय, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि, एज मीन्स यहाँ पर जैसा कि, तभी जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, पहले जो भविष्यवाणी कर, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, ओके। तो जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगैन टू फॉल, भाई बिगैन टू, ध्यान रखिए बिगेन टू तब लगता है जब आप ये समझ लें जैसे कोई कार्य शुरू हुआ और चलने लगा कंटिन्यूटी में, तो वहां पर जैसे हिंदी के सेंटेंस में वह रोने लगा, वह दौड़ने लगा, वह हंसने लगा, ऐसा आ जाता है, तब वहां पे बिगेन टू का यूज होता है, राइट।
तो यहाँ पे जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मीन्स होता है विशालकाय, बड़ा, ओके, तो बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े, जैसे पर्वत, आसमान में इतने बड़े बादल के टुकड़े आ रहे थे हवा के साथ उड़ करके, मानो जैसे विशालकाय पर्वत होते हैं, यानी बहुत घना बादल आ रहा होगा। कुड बी सीन, तो यहाँ पर देखा जा सकता था, तो बहुत ज्यादा बादल या विशालकाय पर्वत के जैसे बादल आसमान में देखे जा सकते थे। कैसे? अप्रोचिंग, आगे की तरफ बढ़ते हुए। अप्रोचिंग में हमने, जब आप किसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हो उसे अप्रोच बोलते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, अब चूंकि बादल हो गया, आप जानते हो चाहे जितनी धूप हो रही हो, अगर बारिश लायक बादल हो जाता है तो हवा थोड़ा सा ठंडी हो जाती है और हमें आनंद देती है। द एयर वॉज फ्रेश, तो ठीक वैसा ही उस समय भी हुआ होगा। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम तरोताजा थी। एंड स्वीट, मधुर थी। एंड स्वीट, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति किसी दूसरे अन्य कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो अपने शरीर पर उस बारिश का आनंद लेने के लिए ही बाहर गया। यानी कि उसने सोचा चलो अब इस बारिश का इंतजार बहुत दिनों से था और आज ही होने वाली है, तो आज हम इसका आनंद अपने शरीर पर उठाएंगे, राइट। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस घर लौटा, तो एक्सक्लेम्ड का मतलब जब आप किसी बात को डिटेल में किसी को समझा करके बताना चाहते हो तो उसे एक्सक्लेम्ड बोलते हैं। तो उसने अपनी पत्नी से फिर से डिटेल में बात को बताया, विस्तार से समझाया। कहने लगा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहने लगा कि ये केवल बारिश की बूंदे ना समझो जो आसमान से गिर रही हैं, तो फिर क्या समझो, दे आर न्यू कॉइन्स, कहा ये हमारे लिए एकदम नए सिक्कों के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, वहां के पैसे को, वहां के सिक्कों को सेंट कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ रुपया चलता है, पैसा चलता है, वहां उनकी मुद्रा को सेंट कहते हैं। ये खुशबू वाली सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, तो जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के पैसे हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो कितने की? 5 की। ओके, तो क्या बताया, जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की तथा छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के के जैसी हैं। ओके, तो ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। विद ए सेटिस्फिकेशन, ध्यान दीजिए, विद ए सेटिस्फिकेशन एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। तो सेटिस्फिकेशन, जो सेटिस्फाइड का मतलब क्या? विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, संतुष्टि के भाव। जब आप किसी चीज से संतुष्ट हो उसे सेटिस्फिकेशन बोलते हैं, उसी से बना सेटिस्फाइड। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि संतुष्टि की भावना के साथ। ही रिगार्डेड, उसने गौर किया, रिगार्डेड का मतलब देखना, गौर करना। ओके, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, फूलों से युक्त पके हुए, फूलों से युक्त पके हुए अनाज के खेत को उसने देखा, राइट। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन, जो ढक गए थे। ड्रैप्ड का मतलब वास्तव में होता है किसी चीज से ढक देना, जैसे, और कर्टेन माने होता है पर्दा या चादर। तो जैसे आप किसी चीज के सामने पर्दा डाल देते हो तो वो आपको, उसके सामने जो चीज होती है वो नजर नहीं आती। कहने का मतलब मूसलाधार बारिश हो रही होगी जिसके कारण वो बारिश को ही बताता, कर्टेन ऑफ रेन कहता है, यानी कि बारिश रूपी चादर, बारिश रूपी चादर। मानो कि बारिश ना हो रही हो, इतनी घनी बारिश हो रही थी कि दूर की चीज नजर नहीं आ रही होगी, तो कहता है ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। तो कहा कि मानो वर्षा की चादर से खेत पूरे ढक गए हों। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स
अचानक, सडनली मीन्स अचानक। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू, देखो फिर से बिगेन टू आया, ओके, तो लगा लगी हिंदी में आप निकालेंगे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ब्लो मीन्स हवा का चलना। तो अचानक, लेकिन अचानक ही एक ताकतवर हवा चलना शुरू हो गई। एंड एलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ ही साथ, एलोंग विद मीन्स साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर जो आसमान से गिरते हैं ना बारिश के समय पर, पत्थर ठंडे ठंडे, राइट, आप लोगों ने बचपन में बहुत पसंद किया होगा उनको, लेकिन भाई बड़े खतरनाक होते हैं। तो कहता है राइटर कि बारिश के साथ साथ, along with the rain, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर गिरना भी शुरू हो गए। अब बेचारे लिंचो जो खुश थे अब थोड़ा घबरा गए और कहने लगे, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पर राइटर बताता है कि वास्तव में, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा था ना सिक्के के समान, तो जो सफेद सफेद पत्थर गिर रहे थे, तो राइटर कहता है कि ये अब क्या लगते थे, ट्रूली सचमुच लग रहे थे, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मानो नए, मानो रिसेंबल में इकट्ठा होना, मानो जैसे जब पत्थर गिरता है लुढ़क करके एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं, तो मानो नए नए चांदी के सिक्के अब सचमुच इकट्ठा हो रहे हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, यानी कि जो बच्चे थे वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। अब बच्चों यहाँ पर ये देखो एक मीनिंग है, एक्सपोज करना। अब आप सोच रहे होंगे एक्सपोज का मतलब क्या होगा। यहाँ पर एक्सपोज का मतलब होता है आप जब अपने आप को कहीं जाने से ना रोक पाओ, राइट। तो यहाँ पर बच्चे भाग दौड़ करके अपने आप को कहाँ ले जा रहे थे, उस बारिश में ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे होंगे, उन पत्थरों को उठाने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर, देखो लिखा भी है। और वो उन जमे हुए मोती, जो पत्थर थे मोती के समान सफेद सफेद चमक रहे थे, उन जमे हुए मोतियों को, मोती यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है, मोती शो कर रहा है पत्थरों के, यानी जमे हुए पत्थरों को वो इकट्ठा करने के लिए घर के बाहर दौड़ने से अपने आप को रोक नहीं पाए और जल्दी जल्दी उनको इकट्ठा करने के लिए, पत्थर रूपी मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर दौड़ गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जाके लिंचो बहुत दुखी हुए और कहते हैं इट्स रियली, यहाँ पर इज है, ये इज, इट्स को मतलब इट इज छिपा हुआ था। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वह व्यक्ति बेचारा थोड़ा सा दुखी हो गया और कहता है अचंभित होकर कि अरे ये क्या हो गया, और कहने लगा अब ये बहुत ही बैड, बुरा हो रहा है। आई होप इट पास, अभी भी उसे ईश्वर पे विश्वास है, इतना ज्यादा विश्वास वो परमात्मा पे करता है कि ईश्वर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, अभी भी उसे आशा है। तो कहता है आई होप इट पासेज क्विकली, वो कहता है कि मुझे पूरी पूरी आशा है कि क्विकली मीन्स जल्दी से, पासेज माने गुजर जाएगा। तो कहता है ये जो तूफान आया है मुझे पूरी आशा है ये जल्दी से अभी समाप्त हो जाएगा या गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उसकी आशा फेल हो गई और ये जो तूफान पत्थरों वाला था ये जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, तो फिर क्या हुआ जब जल्दी समाप्त नहीं हुआ, फॉर एन आवर यानी कि पूरे 1 घंटे के लिए। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे बारिश होती रही। अब बच्चों कहाँ कहाँ पर होती ही रही, कौन कौन से प्लेसेस थे उनके बारे में बताया। तो 1 घंटे तक बारिश होती रही पत्थरों वाली, राइट, पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी गिरते रहे 1 घंटे तक पूरे। और कहाँ कहाँ, हाउस पर, गार्डन में, हिल साइड पर, एंड, तो यहाँ पे देखें हाउस मीन्स घर पर, जितने भी घर रहे होंगे वहां पर घर, गार्डन चाहे बगीचा हो, कोई भी जगह नहीं छूटी, यानी हर जगह पर, हिल साइड पहाड़ी की तरफ। द कॉर्नफील्ड, और उसके जो खेत थे वहां भी खूब ज्यादा पत्थर गिरे। ऑन द होल वैली, होल में आने पूरी की पूरी, वैली मीन्स घाटी, और पूरी घाटी में ही पत्थर गिरते रहे। कितनी देर तक डियर स्टूडेंट्स, 1 घंटे तक, राइट। द फील्ड वाज वाइट, इतने ज्यादा पत्थर गिरे कि अब खेत की फसल गायब हो गई और नजर आने लगे सिर्फ पत्थर ही पत्थर। तो वहां का जो पूरा फील्ड था, खेत था, वो कैसा नजर आने लगा दूर से, वाइट,
इतना सफेद, एज इफ ये कंजंक्शन है, एज इफ इसका मतलब मानो, सेंस क्या रहेगा इसका, मानो, मानो कि कवर्ड विद साल्ट, माने गोल गोल पत्थर गिरे हैं सफेद सफेद, दूर से फसल गायब और पत्थरों के नीचे दबी पड़ी है फसल, दूर से देखने पे इतने ज्यादा पत्थर नजर आते होंगे, तो कहता है राइटर द फील्ड वाज वाइट, खेत इतने ज्यादा सफेद थे मानो कि कवर्ड विद साल्ट, मानो वो नमक से कवर्ड हो गए हो, माने ढक गए हो, मीन्स क्या, ढक गए हो। तो ये सब कुछ बताया आपके राइटर ने। तो बच्चों उसका बेचारे का खेत अब जो हरी भरी फसल पक कर के तैयार होने वाली थी, और अब वहां पर प्रकृति की मार इतनी भयानक थी, इतने ज्यादा ओले पड़ गए कि जैसे नमक से पूरा खेत ही ढक गया, पूरी घाटी में बहुत ज्यादा पत्थर गिरे, सारी बेचारे की फसल नष्ट हो गई। आप जानते हो एक किसान अपने घर की पूंजी भी खेतों में लगा देता है, तो लेंचो की क्या कंडीशन रही होगी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया होगा, क्योंकि सारे पैसे तो उसने फसल में लगा दिए थे जो उसके पास थे, और उसका बड़ा सहारा था उसे कि अब फसल होगी और फसल को बेच करके मैं बहुत ज्यादा पैसे बना लूंगा, जो कर्जा होगा वो भी जो है चुका पाऊंगा। लेकिन सारे अरमान ना, वो गाना क्या था, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वैसा ही बेचारे के साथ हुआ। चलिए ओके, जस्ट जोक अब पढ़ते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, माने इतने ज्यादा, क्या समझे आप, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड माने शेष रही, ऑन द ट्रीज इतना ज्यादा पत्थर गिरे, इतना ज्यादा कि नॉट ए लीफ एक पत्ती भी शेष ना बची, कहां पर, ऑन द ट्रीज पेड़ों के, मतलब आप समझ जाएं कि जो पेड़ थे वहां उन पेड़ों में पत्ते नहीं बचे, इतने ज्यादा पत्थर गिरे। अब आप कल्पना कर सकते हो, जस्ट इमेजिन कि कितना भीषण पत्थर गिरे होंगे बेचारे के खेत पर, वहां पर जो भी बचा था थोड़ा बहुत अनाज वो भी ना बचता, क्योंकि इतना ज्यादा जब पत्थर गिरेंगे पेड़ के पत्ते बता रहा नहीं बचे, आप समझ जाए बहुत भयानक पत्थरों की बारिश हुई। तो नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी शेष ना बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल, उसका पूरा अनाज, टोटली माने पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाना, ruined मीन्स नष्ट हो जाना, ओके, फिनिश जैसे का तो समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर उसका जो अनाज था वो पूरी तरीके, टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, अब नष्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि अब तो सिर्फ पत्थरों के नीचे दबा है ना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पौधों में, प्लांट्स मीन्स पौधे, वहां सारे फूल टूट कर बिखर गए होंगे, चले गए, यानी गॉन मीन्स ऐसा तो है नहीं उनके पैर होते हैं वहां से हट करके चले गए, कहने का मतलब टूट कर बिखर गए, समाप्त हो गए, कहां से, पौधों से, पौधों में अब एक भी फूल बचा नहीं। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और ये सब देख करके लेंचोज सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड वो भर गई, किससे, विथ सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, व्हेन माने कब नहीं, आप जब कहोगे, क्योंकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, कॉमा मीन्स तब, याद रखें जब वेन से वाक्य शुरू हो जाए आपका और तब कामा लगा हो, उसका मतलब आप तब कहोगे, इसका मीन्स क्या, इसका मीन्स होगा जब, तो यहाँ कॉमा मीन्स तब, राइट। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, तब ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब बेचारा कहाँ गया, वह अपने खेत गया और खेत के मिडिल में एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और बड़े दुख के साथ बोला होगा, क्या, उसने अपने बच्चों से, उस जितने बेटे थे उसके सबको बुलाया और कहा देखो सब नष्ट हो गया, और कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, प्लेग माने महामारी, हैजा की बीमारी देख सुना है आपने, वही, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों रूपी महामारी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा जितना ज्यादा इन पत्थरों ने नुकसान किया है, अगर टिड्डियां भी आती और फसल को खाती तो कम से कम कुछ न कुछ शेष छोड़ देती, राइट। लेकिन
इस प्लेग लोकस्ट कह रहा ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा इन पत्थरों की तुलना में टिड्डियों नामक महामारी भी कुछ न कुछ फसल शेष छोड़ देती, मगर इन पत्थरों ने तो संपूर्ण फसल को ही नष्ट कर दिया। राइट, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये दुष्ट, ऐसे कहा होगा उसने कि इस दुष्ट, हालांकि आप सोचेंगे मैं दुष्ट क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे मीनिंग नहीं, लेकिन सेंस यही है, गुस्सा हो गया होगा और कहता होगा कि इस दुष्ट तूफान ने क्या, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, यानी कि वहां पर फसल का एक दाना भी सुरक्षित नहीं बचा होगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, आप जानते हैं वी के साथ नॉर्मली सेल का यूज होता है, लेकिन यहाँ देखें विल लगा है, यानी कि जब आप ध्यान रखें जब आई और वी के साथ विल आ जाता है तो क्या ग्रामर की लैंग्वेज में वहां पर बात पे जोर दिया जाता है, तब ऐसा होता है। तो कहता है बात पे जोर दे करके कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब अपने बच्चों से कहता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं होगा, और वह बहुत दुखी हो जाता है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। ओके।